कहानी की शुरुआत में हमें मंगल ग्रह को दिखाया जाता है, जहां पर नासा के कुछ वैज्ञानिक इस ग्रह पर रिसर्च कर रहे थे। वे सभी आसपास के अलग अलग इलाकों से मिट्टी के सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं। वहां सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर एक बहुत भयानक तूफान आने वाला है और उन सभी को अपना मिशन बंद करना होगा और उन्हें जल्द से जल्द अपने स्पेसक्राफ्ट की ओर पहुंचना होगा। सभी लोग अपने स्पेसक्राफ्ट की ओर रवाना हो जाते हैं। तभी अचानक उनके रिसर्च का एक कम्युनिकेशन एंटीना टूटकर गिर जाता है और टीम के एक मेंबर जिसका नाम मार्क होता है उसको जा लगता है। इसके कारण मार्क तूफान के बीच कहीं खो जाता है। वो लोग मार्क को इधर उधर खोजने लगते हैं, लेकिन तूफान इतना भयानक था कि आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें सिस्टम से पता चलता है कि मार्क का ऑक्सीजन सिलेंडर लीक होने लगा है। ऐसे में मार्क का 1 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना संभव नहीं था। इस हालात में वो एक मेंबर के लिए बाकी सभी की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए मजबूरी में उन्हें मार्क को छोड़कर अर्थ की ओर लौटना पड़ता है। लेकिन अगली सुबह मंगल ग्रह पर हम देखते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है और वो पूरी तरह से घायल है, क्योंकि लोहे की एक रॉड उसके शरीर में घुस गई थी, जिस वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। मार्क वहां से अपने कैंप की ओर जाता है जो उसकी टीम ने बनाया था। कैंप में पहुंचकर वह अपना स्पेस सूट उतारता है और अपने पेट के अंदर फंसे लोहे के रॉड को निकालता है। मार्क यहाँ से किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता, क्योंकि संपर्क करने के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सब के सब तूफान में बर्बाद हो चुके हैं और मार्क अब यहाँ पर अकेला फंसा हुआ है और उसके साथियों को ये लगता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसी वजह से वे उसे छोड़कर चले गए। मार्क अच्छी तरह जानता है कि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद आएगा, लेकिन मार्क 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास 4 साल तक का खाना नहीं है और अब उसे किसी भी तरह से अपने लिए खाने का इंतजाम करना होगा। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वह मार्स पर खेती करेगा। उसके पास कुछ आलू होते हैं और वो यहाँ पर आलू उगाने का फैसला करता है। इसके लिए वो बहुत सारी मार्स की मिट्टी को लैब के अंदर लाता है और क्योंकि मार्क एक बोटनिस्ट होता है तो उसे पता है कि खेती करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। इसलिए वह सबसे पहले आलू बोता है, लेकिन उसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ेगी और मार्स पर पानी नहीं होता है। पर अच्छी खबर यह है कि उसे पता है कि पानी कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर उसे जलाने से पानी बनता है और इस काम को करने के लिए मार्क के पास सारे साधन होते हैं और वह पानी बनाना शुरू कर देता है। जब वह पहली बार कोशिश करता है तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाने के कारण एक ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन अगली बार वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जलाने में कामयाब हो जाता है और अब वहां पर पानी बनना शुरू हो जाता है। दरअसल इस तरीके से इवेपोरेशन होता है, जिससे वहां पर पानी की छोटी छोटी बूंदें बनना शुरू हो जाती हैं और उसकी मिट्टी को जितने पानी की जरूरत होती है वहां पर पानी बन जाता है और कुछ ही दिनों के बाद वहां पर पहला पौधा अंकुरित होता है, जिसे देखकर मार्क बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर नासा द्वारा मीडिया को यह बता दिया जाता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरी दुनिया में यह खबर फैल जाती है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। पर अगले दिन जब नासा की ऑपरेटर सैटेलाइट से मार्स की फोटो देख रही होती है तो वह देखती हैं कि वहां पर जो उनके इक्विपमेंट थे वह एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। दरअसल ये वही सोलर पैनल थे जो मार्क ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की थी। वह अपने सीनियर को बुलाती है और बताती है कि सोलर पैनल को साफ किया गया है, साथ ही रोवर को उसकी जगह से हटाया गया है। ये सुनकर उसे यकीन हो जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है, लेकिन उनका सीनियर कहता है कि हम जानते हैं कि वह जिंदा है, लेकिन जब तक हम वहां पर पहुंचेंगे वह भूख से मर जाएगा। और उसका कहना कहीं ना कहीं सही होता है, क्योंकि अर्थ से मार्स तक पहुंचने के लिए उन्हें कई महीनों का सफर तय करना पड़ेगा और वह जानते हैं कि मार्क के पास इतने लंबे समय के लिए खाना नहीं है। अब मार्क को मार्स पर पूरे 70 दिन हो चुके हैं और मार्क हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन जो मार्स पर आएगा वह 4 साल बाद उतरेगा और वह भी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर, और तब उसे वहाँ पहुँचना होगा। और इस सफर को तय करने में उसे कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसके पास गाड़ी है और वह उसे एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकता, क्योंकि उसके बाद उसे उसकी बैटरी को रिचार्ज करना होगा। वही अर्थ पर नासा में लोग मार्क तक खाना और मदद पहुंचाने के लिए तैयारी करते हैं और इस पूरी तैयारी में 3 महीने लगेंगे और जिस स्पेसक्राफ्ट को यह मार्स पर भेजेंगे उसे वहां पहुंचने में 9 महीने लगेंगे, यानी पूरे 1 साल का समय। उधर दूसरी ओर मार्क के बोए हुए आलू की फसल अब तैयार हो चुकी थी। मार्क ने बड़े आलू को खाने के लिए रख लिया और छोटे आलू को फिर से बो दिया। मार्क यहाँ पर खाद के लिए अपना मल इस्तेमाल करता है। इस तरह मार्क अपने खाने का इंतजाम करता जा रहा था, लेकिन मार्क जानता था कि जब तक वह नासा से संपर्क करने का कोई रास्ता निकाल नहीं
लेता तब तक उसकी सारी कोशिशें बेकार हैं। वह भले कितनी आलू खा ले पर वह जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वहां से एक ऐसी जगह जाता है जहां पर एक पाथफाइंडर होता है जिसे 1996 में नासा ने मंगल ग्रह पर उतारा था। उस पाथफाइंडर का काम था मार्स पर रहकर वहां की मिट्टी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और वातावरण से संबंधित जानकारी को नासा तक पहुंचाना। हालांकि उसकी बैटरी खराब हो जाने की वजह से 1997 में ही नासा का उससे संपर्क टूट गया था। और जब मार्क उस तरफ जाता है तो नीचे से नासा की टीम जो लगातार उसकी मूवमेंट पर सैटेलाइट के जरिए नजर रख रहे होते हैं, वह समझ जाते हैं कि मार्क उस पाथफाइंडर को लेने जा रहा है, क्योंकि वहां उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है और यह बहुत पुराना सिस्टम होता है और यह सिर्फ मार्स से फोटो क्लिक करके भेज सकता है। इसीलिए मार्क उस कैमरे के आगे 3 बोर्ड्स लगाता है। उसमें जो बीच वाला बोर्ड होता है उसमें लिखा होता है क्या आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं, और लेफ्ट वाली बोर्ड में यस लिखा होता है और राइट वाले बोर्ड में नो लिखा होता है। और नासा नीचे से उस पाथफाइंडर के कैमरे को यस की तरफ मूव करते हैं और मार्क समझ जाता है कि वह मुझे देख रहे हैं और इस बात से उसे बहुत खुशी होती है। और इसके बाद मार्क उनसे बात करने के लिए कोड्स का इस्तेमाल करता है और अब यह आपस में मैसेज के जरिए बात कर सकते हैं। नासा ने मार्क को संदेश भेजा कि उन्होंने मार्क का रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया है और वह पहले उसके लिए खाना और जरूरी सामान भेजने वाले हैं। यह खबर जानकर मार्क काफी खुश होता है और अब उसे बचने की उम्मीद नजर आने लगी। मार्क ने नासा से पूछा कि क्या उसकी टीम को पता है कि वह जिंदा है। इस पर नासा ने उसे ना में जवाब दिया, जिसे जानकर मार्क को काफी गुस्सा आता है। मगर यह फैसला उसके हाथ में नहीं था और जिस ग्रुप का यह मेंबर था वह अभी भी अंतरिक्ष में है और अर्थ की तरफ आ रहे हैं। और अब क्योंकि नासा ने मार्क से संपर्क कर लिया था तो उन्होंने उसके ग्रुप को यह बता दिया कि मार्क अभी जिंदा है। और यह सुनकर मार्क की टीम को बहुत खुशी होती, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी होता है कि उन्होंने मार्क को मंगल ग्रह पर अकेला छोड़ दिया। पर अब वह कुछ नहीं कर सकते हैं। मार्क को अब मंगल ग्रह पर फंसे 4 महीने से ज्यादा बीत चुके थे और मार्स पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी एक दिन उस जगह जहां पर उसने आलू उगाए थे वहां पर एक ब्लास्ट होता है और उसकी सारी की सारी फसलें खराब हो जाती हैं और अब वह दोबारा फसलें नहीं उगा सकता है, क्योंकि जो वातावरण उसने वहां पर बनाया होता है वह सारा का सारा वातावरण खराब हो जाता है। और हिसाब लगाया जाता है कि मार्क के पास जितने आलू हैं उन्हें खाकर तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक अर्थ से उसके पास मदद पहुंचेगी। यानी कि जब तक अर्थ से उसके पास मदद पहुंचेगी उससे पहले वह भूख से मर चुका होगा। इसीलिए नासा मार्क को एक मैसेज देते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें अब कम से कम खाना खाना होगा ताकि जब तक तुम तक मदद और खाना पहुंचे तुम जिंदा रह सको। और मार्क भी ऐसा ही करता है। जो खाना वह एक दिन में 3 बार खाता था अब वह एक बार का खाना 2-3 दिन तक खाता है। और नीचे नासा उसके लिए लॉन्च की तैयारी करती है जिसमें उसके लिए खाना और जरूरी सामान होता है। नासा के साथ साथ पूरी दुनिया अपना दिल थामे लॉन्च के सफल होने की दुआ कर रही थी। नासा ने रॉकेट लॉन्च किया जो प्रोब को लेकर स्पेस की ओर रवाना हो गया, लेकिन तभी बदकिस्मती से लॉन्च के कुछ ही देर बाद प्रोब तहस नहस हो गया। इसका कारण था जल्दबाजी में टेस्टिंग किए बिना प्रोब को लॉन्च कर देना। और इस बात से सब के सब काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि मार्क अब बच नहीं सकता, उसके पास खाना नहीं है और उसके पास कोई मदद नहीं पहुंचा सकता। जब मार्क को लॉन्च के फेल होने की खबर मिली तो उसको सदमा सा लग गया, क्योंकि यह प्रोब उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसे पता था कि अब उसके जिंदा बच पाने की संभावना केवल सुई की नोक जितनी है। और वह नासा को एक मैसेज करता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे माँ बाप तक यह संदेश जरूर पहुंचाना कि मैं हार नहीं मान रहा, पर हमें हर एक अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। आप उनसे कहना कि मुझे मेरा काम पसंद है और मैं इसमें माहिर भी हूँ, और अगर मैं इसमें मर भी गया तो मेरी मौत के पीछे एक नेक मकसद होगा जो मुझसे ज्यादा अहम है। उनसे कहना कि मैं मुश्किलों से डरा नहीं, मैंने उनका सामना किया। वहीं नासा अब पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका है और चाइना नासा की मदद करने का फैसला करता है क्योंकि उनके पास स्पेस में जाने के लिए पूरी तैयारी होती है। उन्होंने अपना मिशन कैंसिल करके नासा को वह बूस्टर देने का फैसला किया। ये खबर सुनते ही नासा की टीम एक बार फिर नई उम्मीद के साथ मार्क को बचाने के अभियान में जुट गई और अब 28 दिनों में नासा चाइना की मदद से दोबारा लॉन्च करने की तैयारी करता है। अब यहीं पर एक लड़का होता है, इसका नाम रिच होता है और ये एस्ट्रोडायनामिक में काम करता है। रिच नासा की टीम को मार्क को बचाने का एक तरीका बताता है। वह कहता है कि जिस स्पेसशिप से बाकी का ग्रुप धरती की ओर आ रहा है, अगर उसकी स्पीड को और बढ़ा दिया जाए और जब वह धरती के पास आए तब हम रॉकेट की मदद से उसके पास प्रोब के जरिए जरूरी सामान भेज देंगे, जिसे लेने के बाद उसे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की सहायता से दुगनी रफ्तार से वापस मार्स की तरफ भेज दिया जाएगा और यह मंगल पर पहुंचकर
पहुंचकर उसका चक्कर लगाएगा। तब मार्क भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर, जो मार्स पर पहले से ही मौजूद होगा, उसमें बैठकर मंगल के ऑर्बिट तक आ जाएगा, जहां से उसकी टीम मार्क को स्पेसशिप में ले आएंगे और फिर उसमें बैठकर मार्क बाकी क्रू के साथ सीधा पृथ्वी पर आ जाएगा। पर यह सब इतना आसान नहीं होता। इसमें सिर्फ मार्क की जान बचाने के लिए नासा वाले 5 एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन अगर वह ऐसा करते हैं तो वो मार्क के पास वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन बाकी के क्रू जो अब अपने घर पहुंचने वाले, उनका मिशन 533 दिन और बीत जाएगा और नासा यह तय करती है कि वो यह नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ मार्क की जान बचाने के लिए, जिसकी जान बचने की उम्मीद पहले से बहुत कम है, अपने 5 ऐसे एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डाल सकते। वहीं मार्स पर मार्क अब उस काम को पूरा करने लग जाता है जिसके लिए वह लोग मंगल पर आए थे, जो तूफान की वजह से अधूरा रह गया था। वहीं दूसरी तरफ रिच, जिसने नासा को मार्क को वापस लाने का प्लान बताया था, वह किसी तरह से मार्क तक पहुंचने का पूरा प्लान इन 5 एस्ट्रोनॉट तक पहुंचा देता है और यह बिना नासा की परमिशन के बिना ही मार्क को वापस लाने का ऑपरेशन शुरू करते हैं। हालांकि ऐसा करने से वे नासा के खिलाफ जा रहे थे, जिससे नासा में उन सब का करियर खत्म हो सकता था। लेकिन मार्क को बचाने के लिए उन्होंने अपना करियर और अपनी जान दोनों को दांव पर लगा दिया और एक उत्साह के साथ मार्क के रेस्क्यू मिशन पर निकल पड़े, जो नासा को साफ दिखता है कि उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की दिशा बदल रही है। वो समझ जाते हैं कि 5 एस्ट्रोनॉट अब मार्क को लेने वापस जा रहे हैं और नासा उन तक उनका सारा जरूरत का सामान पहुंचा देता है। इसमें चीन इनका साथ देता है। इसी बीच मार्क को पता चलता है कि उसकी टीम उसे लेने मंगल पर आने वाली है, जिसके बाद मार्क उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के निकल पड़ता है, जिसमें बैठकर वो मार्स के ऑर्बिट से निकलकर उस यान तक पहुंच जाएगा जिसका नाम हर्मेस है, जिसमें उसकी टीम के मेंबर उसे लेने आ रहे हैं। मार्क अब कई दिन के लंबे सफर के बाद उस जगह तक पहुंच जाता है जहां से मार्क उस जगह से निकल सकता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बहुत ज्यादा वजन होता है। इसीलिए मार्क को उसके लगभग सारे पार्ट्स निकालने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वजन कम नहीं हुआ तो मार्क अंतरिक्ष तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से वो 5 एस्ट्रोनॉट आ रहे हैं, अगर वो मार्स पर उतरा तो उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो वापस अर्थ पर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए मार्क को अपनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से 5000 किलो वजन को कम करना होगा और मार्क को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से सभी सामान को उतार कर बाहर फेंकना पड़ता है। और अब मार्क एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अंतरिक्ष में जाएगा जिससे अंतरिक्ष तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन मार्क को ऐसा करना पड़ता है। पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर होती है और अब मार्क टेक ऑफ करता है और उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और वह अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। उसके साथ ही उसके साथ रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दबाव की वजह से बेहोश हो गया होता है, इसीलिए बात नहीं हो पाती। पर कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर एक और मुसीबत होती है कि मार्क की स्पीड बहुत तेज होती है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। मार्क कहता है कि मैं अपने स्पेस शूट में छेद करूंगा और उसमें से जो हवा निकलेगी उससे मैं अपने आप को दिशा देकर तुम तक पहुंच जाऊंगा। उसके साथी उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं। वहीं अभी भी हर्मेस स्पेसशिप की स्पीड बहुत तेज है, इसीलिए उन्हें वहां बॉम्ब बनाकर अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा ब्लास्ट करना पड़ता है, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। और अब उन्हें मार्क अपनी ओर आता दिखाई देता है और स्पेसशिप की कमांडर एक फ्लाइंग चेयर पर बैठकर मार्क को पकड़ने के लिए जाती है, पर वो जिस रस्सी से बंधी होती है वह खत्म हो जाती है और मार्क तक पहुंचना अब नामुमकिन हो जाता है। और मार्क यहाँ पर वही करता है जो उसे कहा था। वह अपने स्पेस सूट में छेद करता है और अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है और उसके स्पेस सूट से जो हवा निकल रही होती है वह उससे अपने आप को दिशा देता है और किसी तरह से वह अपने कमांडर तक पहुंच जाता है, जो उसे चेयर पर बैठकर वहां पर लेने आए होती हैं। लेकिन वो जैसे उसका हाथ पकड़ने वाला होती है, वह उसके हाथ से छूट जाता है। लेकिन मार्क किसी तरह से उस रस्सी को पकड़ लेता है और इस तरह से ये मार्क को वापस अपने स्पेसशिप में ले आते हैं और मार्क की जान बच जाती है। और इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद जब मार्क अर्थ पर आता है तो वह स्टूडेंट्स का इंस्ट्रक्टर बन जाता है, जो उन्हें यह सिखाता है कि दूसरी दुनिया में मुश्किलें आने पर कैसे जिंदा रहा जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।